आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर ईपीएफओ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट का डाटा मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत सारे ईपीएफओ पेंशनर्स हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी हैं, लेकिन उनको जवाब पता नहीं है। तो ऐसे में ऑफिशियली अगर बात करें ईपीएफओ क्या जवाब देता है, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न मन में हैं, जैसे कि आपका पेंशन से लेके हैं, आपको कटौती, जैसे कि आपका फंड जो कट रहा है उससे संबंधित प्रश्न हैं। तो तमाम प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो में देखेंगे। ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं और यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो आपके प्रश्नों की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ से आप कैटेगरी भी चुन सकते हैं जिस प्रकार का आपका प्रश्न है, और उससे संबंधित आपको जवाब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न ही आपके सामने है कि क्या नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता के हिस्से से अंशदान की कटौती कर सकता है। यानी बात की जा रही है, कोई भी नियोक्ता कर्मचारी यानी कोई भी कंपनी है, किसी कर्मचारी के जो हिस्से का अंशदान है उसमें कोई कटौती कर सकता है कि नहीं। इसका जवाब ईपीएफओ खुद देता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके प्रश्नों का बहुत सारी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 40 से 50, 60, 70, 80, 90 बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है उस संबंधित आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब का उत्तर भी ईपीएफओ के माध्यम से दिया गया है। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता के हिस्से के अंशदान की कटौती कर सकता है कि नहीं। इसका जवाब इस पे देख सकते हैं, जी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। ऐसी कोई कटौती एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ईपीएफओ में उसका फंड जमा होता है, तो कोई भी कंपनी उससे जमा हुआ धनराशि वो नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये अपराध है, दंडनीय अपराध है। आप यहाँ पर जवाब भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या कर्मचारी भविष्य निधि में भुगतान के कारण नियोक्ता द्वारा वेतन कम किया जा सकता है क्या। अगर कोई भविष्य निधि कर्मचारी है यानी ईपीएफओ में उसका पैसा जमा हो रहा है, ऐसे में कोई कंपनी का व्यक्ति है जो उसके वेतन से जो पैसा है उसका कम कर सकता है क्या। तो ये आप यहाँ पे इसका भी जवाब दे सकते हैं, जी नहीं। यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं जो कि अधिनियम बात की गई है 1952 के धारा 12 के अंतर्गत रूप से प्रतिबंधित है, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आप क्या कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है तो क्या वह, या कोई पीस रेट पे कर्मचारी है तो क्या वह भविष्य निधि का सदस्य बन सकता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या कोई ऐसा डेली बेसिस पे काम कर रहा है, तो क्या वह कर्मचारी जो है कि भविष्य निधि में अपना जो सदस्य बन सकता है कि नहीं। इसका जवाब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जी हाँ, बन सकता है, बशर्ते कम से कम 10 से 5 लोगों का एक यूनिट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए, किसी कर्मचारी को उसके निलंबन की अवधि के दौरान निर्वहन भत्ता दिया जाता है, क्या इस पर भी भविष्य निधि अंशदान देय है। तो इसका भी प्रश्न दिया गया है, जी नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पर जो कि तरीका नहीं है जिससे आप यहाँ पर काम ये कर सकें या अंशदान अपना दे सकें। आगे है, क्या एक कर्मचारी सेवा छोड़ने के पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है, जी नहीं। अगर कोई भी कर्मचारी है जो संस्था छोड़ देता है, कंपनी को छोड़ देता है, तो ऐसे में क्या हुआ, भविष्य निधि में पैसा जमा कर सकता है क्या। तो जी नहीं, नियोक्ता एवं वेतन के बगैर कोई वसूली नहीं की जा सकती। सदस्य द्वारा दिया गया कोई भी अंशदान नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य नहीं होना चाहिए। तो वो भी आप देख सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भविष्य निधि राशि यदि 20 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो मामले में किसके समकक्ष प्रस्तुत यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जवाब है, वह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रभावी शिकायत से संपर्क कर सकता है। फॉर एम्प्लॉयज सेक्शन में ईपीएफओ के तहत यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत वह वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज कर सकता है। शिकायत पृष्ठ के लिए यूआरएल नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ पर आप अपना शिकायत भी कर सकते हैं। प्रत्येक माह की 10 तारीख को आयोजित निधि आपके निकट में यह आयुक्त के समक्ष उपस्थित भी हो सकता है। यानी अगर कोई भी भविष्य निधि में जो पैसा आपका कट रहा है, अगर वह 20 दिन के भीतर भी नहीं प्राप्त होता है तो आप यहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या भविष्य निधि देय राशि की निकासी को कोई समय सीमा है। तो यहाँ पर आप प्रश्न दे सकते हैं,
केवल सेवा से त्यागपत्र यानी सेवानिवृत्ति के मामले में सदस्य को भविष्य निधि की राशि निकासी के लिए 2 माह की अवधि तक प्रतीक्षा करनी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, उससे संबंधित भी आपको यहाँ पे प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे क्या नौकरी बदलने पर सदस्य अपने भविष्य निधि को अंतरित करा सकता है? तो देख सकते हैं यहाँ पर नौकरी बदलने पर कोई भी सदस्य फॉर्म 13 प्रस्तुत कर निश्चित रूप से अपनी वर्तमान संस्थान स्थापना में अपना भविष्य निधि खाता अंतरित करना चाहता है तो वो यह कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका भी आपको यहाँ पर। और हालांकि अभी 15 तारीख को एक बड़ा अपडेट आया है, कोई भी भविष्य निधि कर्मचारी जो कि अपना ट्रांसफ़र कराना चाहता है या अपना खाता यहाँ से एक दूसरे से दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में जाना चाहता है तो यहाँ पर उसका आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। ऐसे में एक यूएनए नंबर से आप अपना जो कि कंपनी चेंज कर रहे हैं वो उसमें आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली, कोई आपको यहाँ पे समस्या होने वाली नहीं है। आगे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके बहुत सारे मन में प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का जवाब यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से दिया गया है। यदि कोई भी कर्मचारी 15,000 रुपये वेतन प्राप्त कर रहा है तो भविष्य निधि कर्मचारी निधि में सहायता सदस्यता प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी जवाब यहाँ पे दिया गया है। ऐसे कर्मचारी को सदस्य बनना अपेक्षित नहीं यदि वह पहले से सदस्य नहीं है अथवा यदि नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों इच्छुक हैं तो वह भविष्य निधि कर्मचारी योजना के तहत पैरा नंबर 26 के अंतर्गत विकल्प देकर सदस्य बन सकता है। यदि विकल्प में ऐसे सदस्य की नौकरी में कार्य ग्रहण के 6 माह के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में जमा करना होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई कर्मचारी एक संस्थान से दूसरी संस्थान अंतरित हो जाता है तो उसे पुनः सदस्य के रूप में नामांकित किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके पिछले खाते में भविष्य निधि अंतरण में है तो उसे कोई स्थापना के सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उपेक्षित है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। जो भी आपका प्रश्न है वो आप इस कैटेगरी में देख सकते हैं। यदि यदि संस्था 20 व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे रही है तो क्या कोई कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल हो सकता है? तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। जी हाँ, बहुसंख्यक कर्मचारी और नियोक्ता स्वैच्छिक रूप से अधिनियम धारा 1(4) स्वैच्छिक कवरेज उपबंधों के अनुसार यहाँ पर योजना में शामिल होने का विकल्प चुन सकता है। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। क्या जो यहाँ पर कंपनी की बात करी जा रही है, पेंशन योजना की बात की रही है, 1995 के तहत पहले ही पेंशन अंतरित करने वाले कर्मचारी को भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में शामिल होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बोला गया है केवल उसे केवल भविष्य निधि में शामिल होना है और वह पेंशन योजना का सदस्य नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि कोई कर्मचारी जो 58 वर्ष की आयु में किसी संस्थान में कार्य ग्रहण करता है तो क्या वह पेंशन का सदस्य बनने के पात्र है कि नहीं? प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे पेंशन राशि की गणना करने का सूत्र भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है किस तरह से आप अपना पेंशन की गणना कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेंशन, उसके पेंशन योग्य वेतन, उसके बाद पिछले 60 माह का औसत और पेंशन योग्य सेवा, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बटे आपको यहाँ पर 70 से भाग कर देना है। ऐसे में पेंशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कोई सदस्य पेंशन योजना से छूट प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर लिखा गया है व्यक्तिगत रूप से कोई सदस्य पेंशन योजना से छूट नहीं प्राप्त कर सकता, केवल एक संस्थान स्थापना की ही छूट प्राप्त कर सकता है। कौन सी आयु पर पेंशन योजना के लिए पात्र हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी सदस्य अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष पूर्ण करने पर वह पेंशन का पात्र हो सकता है। यदि वहीं बात की जाए यदि कोई सदस्य 50 से 57 वर्ष के बीच में नौकरी छोड़ देता है तो वह समय पूर्व पेंशन प्राप्त कर सकता है, जो घटी हुई स्थिति में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहीं सदस्य की मृत्यु होने पर पेंशन देने के लिए कितनी सेवा की सदस्य आवश्यकता होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन तथा संतान पेंशन 1 माह का अंशदान भी पिछली पेंशन निधि से प्राप्त कर होने योग्य है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन किसे देय है? ये बहुत सारा प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सदस्य की मृत्यु होने पर पेंशन स्वतः ही विधवा या विधुर को देय है। इसके अलावा बच्चे भी 25 वर्ष की आयु तक इसके लिए पात्र हैं। 2 संतान पेंशन के अतिरिक्त परिवार में कोई सदस्य अशक्त बच्चा जीवन पर्यंत अशक्तता पेंशन प्राप्त कर सकेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके दौरान पेंशन किसको और कितनी मिलेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोई नियोक्ता पेंशन अंशदान देने से विफल रहा है तो क्या कोई पेंशन दे होगी अथवा नहीं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान भुगतान न करने से पेंशन देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पेंशन की गारंटी है, पेंशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। क्या पेंशन भोक्ता देश में कहीं भी पेंशन प्राप्त कर सकता है? जी हाँ, कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इसका भी आप यहाँ पे सवाल जो जवाब है आप देख सकते हैं। पेंशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं वो आप देख सकते हैं, संख्या बहुत बड़ी है। जो भी आपका प्रश्न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का मेन पर्पज रहा है कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप खुद ही स्वतः ही देख लें। ऑफिशियल वेबसाइट का ये डाटा है, मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए, क्या मैं अपने मोबाइल फ़ोन से क्लेम फाइल कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो आप यहां पे देख सकते हैं। जी हां, आपने मोबाइल फ़ोन से भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसका प्रोसेस पूरा दिखाया गया है, वो आप यहां पे देख सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पीएफ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपका डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसमें से देख सकते हैं पीएफ में ऑनलाइन ट्रांसफर में यूएनए का क्या महत्व है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नौकरी छोड़ने की तिथि अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ या जाँच कर सकता हूँ कि मेरे भविष्य निधि में राशि मेरी पिछली सदस्य आईडी से वर्तमान आईडी में स्थानांतरित हो गई है? तो वहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डाटा आपको देखने को मिलेगा। पूरा पोर्टल पे आपको ये सारी जानकारी मिल गई है। यानी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आप इजीली देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्वतः ही आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।